सस्ते हेल्थ इंश्योरेंस की उम्मीदों को फिलहाल झटका लगा है। आज फिर से जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी घटाने के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया और प्रस्ताव को चर्चा के लिए दोबारा से फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया है। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि रिसर्च और ग्रांट पर जीएसटी को माफ कर दिया गया है। डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, उम्मीद थी बड़ी यहाँ पर कि खास तौर पे शायद सीनियर सिटीजन्स या पर्टिकुलर एक प्रीमियम जो हेल्थ इंश्योरेंस पर हो, एक लेवल तक वहां पर जीएसटी में राहत मिलेगी, लेकिन खबर ऐसी आ नहीं रही है। साथ ही कुछ और अपडेट्स क्या कुछ निकल कर आया है मीटिंग से आज? देखिए, जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का मसला था, इस पर काफी लंबी चर्चा हुई यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में अंदर। और जिस तरह की राहत की उम्मीद की जा रही थी, उस तरह की राहत की उम्मीद आम लोगों के लिए नहीं आई, क्योंकि जो पूरा प्रस्ताव था, जिसमें था प्रस्ताव की जीएसटी दरों को 18% से घटाकर कम करना था, वो पूरा प्रस्ताव ही टल गया है। उसे फिर से जो फिटमेंट कमेटी है उसको भेजा गया है, दोबारा से चर्चा होगी और नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इस पर फिर से फैसला लेने की उम्मीद की जा रही है। तो पूरा का पूरा जो मैटर था वो फिटमेंट कमेटी को चला गया है। दूसरा जो बड़ा मसला था वो था कि 2000 रुपए से कम के पेमेंट पर जो जीएसटी लगाने की चर्चा थी, जिसमें कई सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स पर 18% जीएसटी लगाना था, वो भी पूरा मैटर जो है डिफर हो गया है, वो भी फिटमेंट कमेटी को वापस चला गया है। जो एक फैसला है जिसमें रिसर्च और ग्रांट्स पर जो 18% जीएसटी के हिसाब से कई सारे यूनिवर्सिटीज को, 7 यूनिवर्सिटी थी जिसमें आईआईटी दिल्ली भी थी, उनको 220 करोड़ का जीएसटी की तरफ से नोटिस भेजा गया था। उस मामले में इन सभी यूनिवर्सिटीज को राहत मिल गई है। जो ग्रांट और फंडिंग पर जो जीएसटी लगाने का फैसला, जीएसटी लगाने की बात थी, उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया, यानी कि माफ कर दिया गया। यानी कि ये जो 220 करोड़ से जो राहत थी वो एकदम से ये तमाम इंस्टीट्यूशन को मिल गई है। तो ये तमाम बड़े फैसले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एक और फैसला था, ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन पे जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है उसको भी सर्विस मानकर जो जीएसटी लगाने का फैसला था, वो भी पूरा मामला जो फिटमेंट कमेटी पे फिर से डेफर हो गया है। तो ज्यादातर फैसले जो हैं इस जीएसटी काउंसिल में नहीं हो पाए हैं, डेफर्ड हो गए हैं। एक और जो अहम फैसला जो श्रद्धालुओं के लिए है, उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज ली जाती हैं, उस पर जो 18% जीएसटी था उसको घटाकर 5% पर सहमति बन गई है। तो जो उत्तराखंड में खासतौर से हेलीकॉप्टर सर्विस लेंगे श्रद्धालु, उनको एक तरह से कहें राहत की बात है, उनका किराया सस्ता होगा। तो ये कुल कुछ फैसले हैं जो इम्पोर्टेंट जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए और कुछ डेफर कर दिया गया है। अब अगली जीएसटी काउंसिल के मीटिंग का इंतजार रहेगा कि वहां पर आखिरकार जो हेल्थ इंश्योरेंस का मसला है वो कब तक लटकेगा या उस पर कोई जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला होगा। जी, बहुत शुक्रिया आलोक। तो जो एक अहम फैसला था खासतौर पर, जिसका सबको इंतजार था, जो सीधे कंज्यूमर से जुड़ा हुआ था, वो था हेल्थ इंश्योरेंस पर जो प्रीमियम है उसमें किसी राहत की उम्मीद, लेकिन फिलहाल वो टलता हुआ नजर आ रहा है। फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया है। इसके अलावा कई और अन्य बड़े प्रस्ताव भी फिटमेंट कमेटी के पास गए हैं, लेकिन कुछ एक को यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की हरी झंडी भी मिल गई है। बहुत शुक्रिया आलोक इस अपडेट के लिए। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम 3 स्कीम को जल्द मंजूरी दे सकती है। इस स्कीम को 1 या 2 महीने में अंतिम रूप दिया जा सकता है। डिटेल्स लेते हैं अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, बताइए फेम 3 स्कीम पर क्या अपडेट है? जी, सरकार इसको फाइनल जो ड्राफ्ट है वो फाइनल स्टेज पे है। कुछ चीज़ों में बदलाव कर रही है। मसलन जो फेम 2 में कुछ लूप होल्स थे उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। फेम 2 में हमने देखा था कि कई बार जो लोकलाइजेशन के नियम थे, कई कंपनियों ने उसका पालन नहीं किया था, तो वैसा दोबारा ना हो इसलिए थोड़ा समय हो रहा है। बाकी जो ये स्कीम है ये अपने फाइनल लेवल पे है। आज जो भारी उद्योग मंत्री है उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया कि अगर फेम 3 में आने में टाइम लगता है तो तब तक जो अभी मौजूदा ईएमपीएस स्कीम है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, उसको बढ़ाया जाएगा और उसको 2 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इस बात के संकेत दिए गए हैं और इस पे भी काम हो रहा है। 30 सितंबर को खत्म हो रही थी ईएमपीएस स्कीम और इंडस्ट्री काफी समय से मांग कर रही थी कि कंटिन्यूटी होगी या नहीं होगी। तो सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि एक तरह की कंटिन्यूटी रहेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सब्सिडी है वो जारी रहेगी, भले ही वो ईएमपीएस के फॉर्म में रहे या फेम 3 के फॉर्म में रहे, लेकिन सब्सिडी फिलहाल बंद नहीं होगी। और त्योहारों के पहले ये अच्छा संकेत इसलिए है क्योंकि ऑटो कंपनीज कह रही थी कि जो खासतौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती हैं कि आखिर सब्सिडी का क्या होगा, तो सब्सिडी जारी रहेगी। ये संकेत साफ दे दिया गया सरकार की तरफ से। जारी रहेगी, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। यहाँ पर एचडी कुमार स्वामी ने क्या कहा इस पूरे मामले पे, जो कि हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, वो सुन लेते हैं, फिर रोहन से आगे की बातचीत करेंगे।
What are all the lacunas in FAME 2? That lacuna they wanted to set it. For that they are internally working out. Some modification, what are all the FAME 2 issues that they wanted to upgrade it. For that they are working. तो दे आर वर्किंग। अब रोहन मंत्री जी कह रहे हैं कि ठीक है, जो कुछ मसले हैं उनको सुलझाया जाएगा, लेकिन इस पर काम हो रहा है। कितनी बड़ी राहत समझें इसको? जी, काफ़ी बड़ी राहत है इस वक्त, क्योंकि कई सारी मुश्किलों से इस वक्त इंडस्ट्री गुजर रही है। इन्वेंट्री का स्टेटस आपका बढ़ा हुआ है, कीमतें जो ईवी सेल्स हैं अगर आप वो देखें, वो लगातार पिछले 2-3 महीने में गिरती जा रही हैं, और जो नए लॉन्चेस हैं वो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स का कहना है कि हम जब तक पॉलिसी नहीं आती है हम कैसे नए लॉन्च कर लें। तो सरकार की तरफ से कम एक तरह का एक सफाई तो दी गई है, लेकिन एक तरह का आश्वासन दिया गया है कि आप अपनी पॉलिसी बना सकते हैं, आगे अपना लॉन्चेस कर सकते हैं, क्योंकि सब्सिडी में कोई कमी नहीं आएगी। खासतौर पर जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट है, हेविली डिपेंडेंट है सब्सिडी के ऊपर। तो सरकार ने एक तरह की सफाई दी है कि सब्सिडी बरकरार रहेगी, और इसलिए इंडस्ट्री को इंतजार था इस तरह के एक आश्वासन का, वो आज सरकार की तरफ से इंडस्ट्री को मिल गया है। जी, बहुत शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। इधर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ACMA में शिरकत की। गडकरी ने कहा कि भारत में 40% प्रदूषण ट्रांसपोर्टेशन के कारण है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पेट्रोल और डीजल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनकी बातों को अक्सर गलत समझ लिया जाता है। First of all, I am not against petrol and diesel or fossil fuel. Sometimes unnecessary my statement is misinterpreted in the media. The 40% of the air pollution in the country is because of transport sector. I am the minister who is responsible for that. कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार में हमने एक मजबूती देखी। सेंसेक्स आज 376 पॉइंट चढ़कर 81,560 पर बंद हुआ, तो वहीं 3 दिनों की गिरावट के बाद आज निफ्टी बढ़त पर बंद हुआ। निफ्टी ने 82 पॉइंट की रिकवरी दिखाई और 24,936 पर क्लोजिंग ली। डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, आज एक वक्त था बाजार काफ़ी दबाव महसूस कर रहा था, लेकिन उसके बाद एक टर्न अराउंड देखा और फिर बाजार में तेज़ी आती हुई दिखाई दी। क्या हाईलाइट्स रहे? तो मार्केट्स में लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, और रिकवरी थी बैंक्स के अंदर, रिकवरी थी एफएमसीजी में। एफएमसीजी इनफैक्ट आज लीड कर रहा था। थोड़ी बहुत खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप में निचले स्तरों से आई, लेकिन फिर भी वो लाल निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े। थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन जरूर रहा फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। सेकंड हाफ में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के साथ, और 3 दिनों की जो लगातार गिरावट थी उसके बाद निफ्टी तो एटलीस्ट हरे निशान में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ी बहुत खरीदारी सेंसेक्स और निफ्टी बैंक के अंदर भी रही। एफएमसीजी आज का स्टार परफॉर्मर था। बैंकिंग की तरफ से कुछ हद तक पार्टिसिपेशन आता दिखाई पड़ा था, स्पेशली प्राइवेट बैंक की तरफ से, लेकिन हैवी प्रेशर था आज पीएसयूज के अंदर और साथ साथ तमाम मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर भी। राइट, तो इन सब के बीच सुमित, आज जो कौन से सेक्टर्स या अगर हम शेयर स्पेसिफिक बात करें जहां पर एक्शन भरपूर था? तो आज सबसे ज़्यादा खरीदारी एफएमसीजी में थी, तो निफ्टी के टॉप गेनर में भी शुमार एचयूएल दिखाई पड़ेगा आपको, जहां निफ्टी का टॉप गेनर था वो 3% की तेज़ी के साथ। श्रीराम फाइनेंस 2.5% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 2.5% ऊपर, आईटीसी 2% के आसपास तेज़ी यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में ओएनजीसी 3.25% नीचे रहा, टेक महिंद्रा करीब 3.5% नीचे रहा, बीपीसीएल 1.5% नीचे रहा, और टाटा स्टील में भी करीब 1.25% के आसपास ही बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में 4% की तेज़ी रही पेटीएम में, टाटा एलेक्सी 3.5% ऊपर रहा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3% ऊपर, डिक्सन टेक करीब 3% के आसपास की खरीदारी यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में भारत डायनेमिक्स 3.5%, 4% नीचे, टाटा टेक 3% नीचे, सोना बीएलडब्ल्यू 2.5% के आसपास बिकवाली, और एसजेवीएन यहाँ पर भी करीब 3-3.5% के आसपास का फॉल आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। जी शुक्रिया। इधर बाजार में किसी बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है, ये कहना है हेलियोस इंडिया के सीईओ दिनशॉय ईरानी का। सीएनबीसी आवाज के साथ बातचीत में दिनशॉय ईरानी ने टेक प्लेटफॉर्म शेयरों पर काफी उत्साह दिखाया। हमें नहीं लगता कि करेक्शन इतना डीप होगा, वो दिख रहा है आपको, क्योंकि ग्लोबली थोड़ा मार्केट्स वीक है, इसलिए इंडिया थोड़ा कहते हैं ना माथा टेक रहा है उनको, तो इसलिए हो रहा है शायद। पर अदरवाइज हमें नहीं लगता कि इतना डीप करेक्शन आपको दिखेगा, गिवन के हमारे फ्लोज जो है वो काफी अच्छे हैं। डोमेस्टिक फ्लोज की बात कर रहा हूँ। जोमेटो तो है ही है हमारा टॉपिक मतलब प्लेटफॉर्म कंपनी में टॉपिक है। फिर हमारे पास एक फार्मा रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म कंपनी जो रिसेंट आईपीओ आया था, वो उसमें हमारा काफी हद तक वो है। फिर एक D2C कंपनी थी जिसमें अगेन एक आईपीओ आया था, जहाँ पे हमें कंफर्ट है। और ऑब्वियसली फिनटेक का प्ले तो हमारा
फेवरेट है, जो हमने होल्ड किया था पहले बिकॉज रेगुलेटरी एक्शन काफी था, लेकिन अभी मतलब पिछले हफ्ते 2-3 हफ्तों से हम ऐड करने लगे हैं वहां पे, क्योंकि अभी कंफर्ट आ रहा है वहां पे। कोलकाता में डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बंगाल सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा दे। कोर्ट ने डॉक्टर्स को भी कहा है कि वो कल शाम 5 बजे तक काम पर लौट आएं। कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि वो कल तक डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। कोर्ट में बंगाल सरकार ने कहा है कि इलाज के अभाव में 23 लोगों की मौत हो गई है। इस पर डॉक्टर्स के वकील का कहना है कि सीनियर डॉक्टर हड़ताल में नहीं है, जूनियर डॉक्टर डर की वजह से अस्पताल नहीं आ रहे। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर सियासी घमासान भी जारी है। बीजेपी ने ममता सरकार से अब इस्तीफे की मांग की है। सर्वोच्च न्यायालय ने जब यह पूछा क्या अभी भी ममता बनर्जी आप अपने पद पर बनी रहना चाहती हैं, क्या यह सिद्ध नहीं हो गया कि आप विफल रही, क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दें? और इस्तीफा क्यों? इस्तीफा इसलिए जिससे एक निष्पक्ष जांच हो सके कि आपने लापरवाही तो करी ही, साथ में आप लिप्त थी, आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया, और साथ में जो साक्ष्य है उसको नष्ट करने का प्रयास किया। द पॉलीग्राफ टेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एज वेल एज द अरेस्ट ऑफ ममता बनर्जी कुड बी इंपेरेटिव। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर राज्य सरकार को बदनाम करने और राज्य के हाथ से पावर छीनने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। বাংলাটাকে গ্রাস করবার জন্য পুলিশের হাত থেকে সবটাই কেড়ে নিতে চান রাজ্য সরকারকে, কেন্দ্রীয় সরকারের এর মধ্যে পুরো চক্রান্ত আছে এবং আরো কয়েকটা লেফট পার্টিস দে আর অলসো ইনভলভ ইন দিস কনস্পিরেসি। কলকাতা পুলিশ কমিশনার আমার কাছে নিজে এসেছে অনেকবার পদত্যাগ করার জন্য, গত 7 दिन আগে। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर तीखा हमला उन्होंने वहां पर किया। टेक्सास के डलास में एक संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी और बीजेपी का डर खत्म हो गया है। साथ ही राहुल ने कहा कि आरएसएस मानती है कि इंडिया एक आइडिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी मानती है कि भारत कई आइडियाज हैं। राहुल ने कहा कि हम मानते हैं कि हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए, जाति, धर्म, भाषा, इतिहास को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। राहुल ने कहा कि यही लड़ाई है, इसीलिए लाखों भारतीयों ने चुनाव में समझ लिया कि प्रधानमंत्री देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं। The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. Fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress Party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India. इधर आरएसएस बीजेपी पर राहुल गांधी के बयान को बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने विदेश में भारत को बदनाम करने की कोशिश बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल अपनी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेच रहे हैं। राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें। जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है। दुनिया की उम्मीद भारत है। ब्राइट स्पॉट अगर दुनिया भर में कोई है तो भारत है। हमने इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकता देखा है। 84 के दंगों से लेकर अब तक जो फसाद और नफरत कांग्रेस फैलाती है, देश उससे वाकिफ है।
इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि किसी को खुद को ईश्वर नहीं मानना चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान के निशाने पर आखिर कौन है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज की इस बड़ी बहस में भागवत वचन निशाने पर कौन? कोचिंग सेंटर अब टॉप करने वाले छात्रों के फोटो को मुफ्त में विज्ञापन देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय कोचिंग सेंटर्स पर नकील कसने की तैयारी कर रहा है। इससे जुड़ी गाइडलाइंस इसी हफ्ते आ सकती हैं। डिटेल्स के साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, बताइए कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ या के अगेंस्ट किस तरह की तैयारी हो रही है? अभी आपने देखा होगा कि जो भी छात्र किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहली 10 रैंक लेकर के आते हैं तो उनकी फ़ोटो सारे अखबारों में छपती है और सभी कोचिंग सेंटर इस बात का दावा करते हैं कि इस छात्र ने हमारे यहाँ पर कोचिंग ली है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कंज्यूमर मंत्रालय बाकायदा इसको लेकर के एक गाइडलाइंस लेकर के आने वाला है। कोचिंग सेंटर को सारी जानकारी पहले से ही बतानी होगी कि इस छात्र ने यहाँ पर कौन सा कोर्स लिया, उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या थी, ये जानकारी उसको अपने विज्ञापन के साथ बतानी होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी कोई भी छात्र किसी भी कोचिंग सेंटर में जाता है तो उसके साथ पहले ही करार कर लिया जाता है कि अगर आप पास हो जाएंगे तो आपको अच्छी रैंक आएगी तो हम आपकी फ़ोटो का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब छात्र परीक्षा में अच्छी रैंक लेकर के आ जाएगा तो कोचिंग सेंटर को उसके बाद उससे दोबारा से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके साथ जो छात्र है उसके पास भी एक बार्गेनिंग पावर होगी कि वो अपने कोचिंग सेंटर को अपनी फ़ोटो का इस्तेमाल करने दे या न करने दे। तो इस तरह की कई सारी गाइडलाइंस है जिसको लेकर के सरकार अपनी तैयारी कर रही है। इसी हफ्ते के अंदर ये गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। अगर कोई कोचिंग सेंटर गाइडलाइंस को पालन नहीं करता तो उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा और उस कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया असीम, और इन गाइडलाइंस का इंतजार रहेगा। इधर देश में मंकी पॉक्स वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। विदेश से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं। लक्षण दिखने के बाद उसे आइसोलेशन में रखा गया है। फिलहाल रोगी की हालत स्थिर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मंकी पॉक्स की पुष्टि हो पाएगी। पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर में मंकी पॉक्स तेजी से फैल रहा है। अफ्रीका से निकलकर ये वायरस यूरोप और अमेरिका तक पहुंच चुका है। भारत में भी संदिग्ध केस मिलने से चिंताएं बढ़ गई। और यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार गणेश उत्सव की रंगारंग झलकियां। तो गणेश उत्सव की धूम है पूरे देश में और अलग अलग जगहों से रंगीन झलकियां आ रही हैं पूरे उत्सव की। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में थे। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे। अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना भी की। दर्शन के दौरान शाह के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। शाह हर साल लालबाग के राजा के दर्शन के लिए मुंबई आते हैं। दर्शन के बाद अमित शाह ने एकनाथ शिंदे के घर भी गणपति के दर्शन किए। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। जगह जगह पंडाल सजे हुए हैं। बच्चों से लेकर बड़े सभी गणपति की भक्ति में लीन हैं। कई जगहों पर 1.5 दिन तक गणपति को रखकर विसर्जन भी किया गया। जितनी धूमधाम से बप्पा का स्वागत किया गया था उतनी धूमधाम से बप्पा को विदाई भी दी गई। आज आम जनता से लेकर सेलिब्रिटी सभी ने ढोल नगाड़े के साथ विघ्नहर्ता को बधाइयाँ दी और विदाइयाँ दी। शिल्पा शेट्टी से लेकर सलमान खान सभी भक्ति के रंग में नजर आए। शिल्पा शेट्टी ने परिवार के साथ धूमधाम से बप्पा का विसर्जन किया। वायरल वीडियो में शिल्पा शेट्टी ढोल पर डांस करते हुए भी नजर आईं। शिल्पा के साथ उनके पति राज कुंद्रा, बहन शमिता शेट्टी और बेटा विहान मौजूद रहे। इधर सलमान खान और उनके पूरे परिवार ने भी बप्पा का विसर्जन किया। सोहेल, अरबाज, अर्पिता खान सभी लोग इस मौके पर मौजूद थे और झूमते हुए भी नजर आए। सलमान खान का डांस वीडियो तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ।
और अब आपके स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी बात, अगर आप ज़्यादातर वक्त कुर्सी या सोफे पर बैठकर गुजार देते हैं तो ये आदत आपकी सेहत के लिए बेहद ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग। इनएक्टिव लाइफस्टाइल स्मोकिंग जितनी ही खतरनाक है। ऐसा क्यों, इस पर आज करेंगे चर्चा। कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर घंटों बैठना भी है खतरनाक। आज का कंज्यूमर अड्डा जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।